हेलो एवरीवन। आज आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक्स के रिवीजन क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं पॉवर्टी। तो पॉवर्टी का डेफिनेशन क्या है? लैक ऑफ बेसिक रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू मेंटेन हेल्थ एंड एफिशिएंसी। मतलब अपनी स्वास्थ्य और कुशलता के लिए आवश्यक जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसकी कमी होना गरीबी कहलाता है। हमारे लिए 5 बेसिक नेसेसिटी क्या क्या है? पहला तो है फूड, इसके बाद चाहिए क्लॉथिंग, फिर शेल्टर मतलब होम, फिर एजुकेशन और इसके बाद हेल्थ या मेडिसिन। एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है जिसके अनुसार, मतलब ग्लोबल स्टैंडर्ड कौन सेट किया है? वर्ल्ड बैंक। उसके अनुसार क्या है, यदि कोई भी पर्सन पर डे 3 अमेरिकी डॉलर से कम कमाता है तो उसे पुअर के रूप में कैटेगराइज किया जाएगा। देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। तो पॉवर्टी दो तरीके की होती है, एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक रिलेटिव पॉवर्टी। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है? व्हेन ए हाउस होल्ड कैन नॉट मीट बेसिक नीड्स। जब कोई अपना मतलब बेसिक नीड्स भी पूरा नहीं कर पाता है तो उसकी पॉवर्टी को एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहा जाता है। इट इज मेजर्ड यूजिंग द पॉवर्टी लाइन। इंडिया प्राइमरली यूजेज दिस मेथड। इंडिया में प्राइमरली एब्सोल्यूट पॉवर्टी का यूज किया जाता है। जबकि रिलेटिव पॉवर्टी क्या है? द मेजरमेंट ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। इट कंपेयर्स द इनकम ऑफ वन ग्रुप या कंट्री टू अनदर टू आइडेंटिफाई द वेल्थ गैप। मतलब जब किसी एक ग्रुप के इनकम का दूसरे ग्रुप के इनकम से या किसी एक देश के इनकम का दूसरे देश के इनकम से जब उन दोनों का कंपेयर किया जाता है और उससे जो इनइक्वालिटी पता चलता है उससे हम लोग फाइंड करते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। अब पॉवर्टी को मापने के लिए हमारे देश से बहुत सारी समितियां बनी, जिसमें से कुछ समितियों को हम लोग यहाँ देखते हैं। पहला कमेटी है BM दांडेकर एंड एनरथ कमेटी। ये कब बनी? 1971 में। इनके अनुसार पॉवर्टी के लिए मिनिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कितनी थी? 2400 कैलोरीज पर डे, या तो रूरल में हो या अर्बन में हो। यदि इससे कम किसी को मिल रहा है पर डे तो वह पुअर कैटेगरी में आ गया। दूसरी कमेटी बनी अलग कमेटी, जो कि बनी 1977 में। इन लोगों ने भी मिनिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पर भी जोर दिया, लेकिन इनके अनुसार रूरल एरिया के लिए 2400 कैलोरी पर डे चाहिए, जबकि अर्बन एरिया के लिए 2100 कैलोरी पर डे। फिर एक और कमेटी बनी लकड़ावाला कमेटी, जो कि कब बनी? 1989 में। इन्होंने भी जो है कैलोरी बेस्ड कंजम्पशन स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन किया, पर इन लोगों ने जो पॉवर्टी लाइन है उसको मापने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का यूज किया। इन्होंने अर्बन एरिया के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स का यूज किया, जबकि रूरल एरिया के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स का। अगली कमेटी है सुरेश तेंदुलकर कमेटी, जो कि 2005 में बनी। इन्होंने क्या किया, पहली बार जो पहले कैलोरी के आधार पर मापा जा रहा था उसको मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के आधार पर नापने लगे। इनके अनुसार मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी थी? 447 रुपीज़ मंथली रिक्वायरमेंट है रूरल एरिया के लिए, जबकि 579 रुपये रिक्वायरमेंट थी अर्बन एरिया के लिए। अगली कमेटी बनी सी रंगराजन कमेटी। इनके अनुसार चाहिए था ₹972 मंथली फॉर रूरल एरिया एंड 1407 मंथली फॉर अर्बन एरिया। इनइक्वालिटी को मापने के लिए अब हम लोग यहाँ कुछ देखते हैं। पहला कर्व है, हम जिसे जानते हैं लॉरेंज कर्व, जिसको प्रोड्यूस किया गया था कब? 1905 में। तो लॉरेंज कर्व होता क्या है? तो लॉरेंज कर्व जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी विद इन ए पॉपुलेशन। किसी भी एक पॉपुलेशन के अंदर जो इनकम या वेल्थ का इनइक्वालिटी है उसको मापने के लिए हम लोग लॉरेंज कर्व का यूज करते हैं। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं जो हमारा एक्स एक्सिस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन। एक्स एक्सिस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि फ्रॉम पुअरेस्ट टू रिचेस्ट है। क्योंकि वाई एक्सिस जो है
वो क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम और वेल्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये देखिए जो हमारा 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन है उससे हमें क्या पता चलता है, इससे पता चलता है परफेक्ट इक्वालिटी लाइन है वो, मतलब एवरीवन अर्न्स द सेम। ये जिस लाइन के अनुसार देखेंगे तो सभी सेम अर्न कर रहे हैं। और जो तो कर्व्ड लाइन है, जो रेड वाला कर्व्ड लाइन है, ये द एक्चुअल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन यह है। अब आप देखिए रेड वाले लाइन को, आप उसमें देखिएगा कि जो 80% पॉपुलेशन है वो मात्र टोटल इनकम का 20 से 25% अर्न करती है। बाकी जो 20% पीपल हैं वो जो है 70%, जो इनकम का 70% है वो 20% पीपल अर्न करते हैं। तो यहाँ कितनी बड़ी इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है। यहाँ आप देखिएगा कि द मोर द कर्व बोज अवे फ्रॉम द इक्वालिटी लाइन द ग्रेटर द इनइक्वालिटी। तो यहाँ इक्वालिटी लाइन कौन है, जो 45 डिग्री वाला लाइन है। जैसे ही हमारा रेड वाला लाइन उससे जितना दूर होते जाएगा इनइक्वालिटी उतना ही बढ़ती जाएगी। इनइक्वालिटी को मापने के लिए एक और हमारे नापने के लिए एक और टूल्स है जिसको हम लोग बोलते हैं गिनी कोएफिशिएंट। गिनी कोएफिशिएंट क्या है, तो ये भी लॉरेंज कर्व पे बेस्ड होता है। इसमें जनरली ये जानते हैं कि जो हमारा इनकम है वो लोगों के बीच में किस तरीके से बटा हुआ है। देखिए जैसे हम लोग पिछले स्लाइड में देखा, ये जो हमारा 45 डिग्री वाला है वो परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लाइन मतलब इक्वालिटी लाइन है, और ये जो हमारा कर्व लाइन है एक लॉरेंज कर्व है। दोनों के बीच के एरिया को ए मान लिया गया है, और जो इस कर्व लॉरेंज कर्व के इस साइड वाला एरिया है एक्स एक्सिस की तरफ वाला, उसको बी मान लिया गया है। अब देखिए तो गिनी कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है a डिवाइडेड बाई a प्लस बी। अब देख लिए यहाँ पे हम देखते हैं कि जब गिनी कोएफिशिएंट 0 होता है तो इसका मतलब क्या है, गिनी कोएफिशिएंट 0 कब होगा, जब a 0 हो जाएगा। फार्मूला में देखिए a जब 0 हो जाएगा तो गिनी कोएफिशिएंट भी 0 हो जाएगा। तो a को 0 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉरेंज कर्व को परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लाइन मतलब इक्वालिटी लाइन के ऊपर आ जाना पड़ेगा। जब वो ऊपर आ जाएगी तो लॉरेंज कर्व और परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लाइन एक समान ऊपर आ जाएगी, मतलब इक्वालिटी, यहाँ टोटल इक्वालिटी हो जाएगी, यहाँ इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी। इसका कहने का मतलब है कि एवरीवन अर्न्स एग्जैक्टली द सेम इनकम। और दूसरा है कि जब गिनी कोएफिशिएंट 1 होता है, इसका कहने का मतलब परफेक्ट इनइक्वालिटी हो जाती है। कहने का क्या मतलब है कि जो लॉरेंज कर्व है वो हमारा पूरा कॉर्नर से सटा हुआ आ जाएगा। जब पूरा कॉर्नर से सटा हुआ जाएगा तो ए जो है a प्लस बी के इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि ए भी टोटल पूरा वही रहेगा जो 45 डिग्री वाला लाइन और एक एक्सिस के बीच का एरिया है, और a प्लस बी भी हमारा वही एरिया है। जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो दोनों कट कर 1 आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि जब गिनी कोएफिशिएंट 1 होता है, इसका कहने का क्या मतलब है कि परफेक्ट इनइक्वालिटी होती है, मतलब वन पर्सन अर्न्स एवरीथिंग एंड एवरीवन एल्स अर्न नथिंग। अब हम लोग देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो यहाँ कई तरह के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। पहला अनएम्प्लॉयमेंट है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये कब होता है, अकर्स ड्यू टू मिसमैच बिटवीन स्किल्स एंड अवेलेबल जॉब्स। कहने का मतलब है जो कोई भी जॉब्स है उसके लिए जो हमें स्किल्स की आवश्यकता है, यदि वो हमारे पॉपुलेशन में नहीं है तो इससे जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उसको हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यह इंडिया में कॉमन है। नए नए टेक्नोलॉजी आ जाने की वजह से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ गया है। अब बात करते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट की। तो लिंक्ड टू द बिजनेस साइकिल, मतलब मंदी की वजह से जो भी अनएम्प्लॉयमेंट उत्पन्न होती है उसको साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अगला है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या है, टेम्पोररी फेज व्हेन एन इंडिविजुअल इज स्विचिंग बिटवीन जॉब्स और वेटिंग फॉर न्यू टेक्नोलॉजी अपडेट्स। मतलब टेक्नोलॉजी अपडेट्स की वजह से जब वो दूसरे टेक्नोलॉजी को सीखने में अपना टाइम लगा दे, या जब कोई अपना जॉब स्विच कर रहा हो तो उसके भी जो वो अनएम्प्लॉयड रहेगा उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। अगला है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग देन रिक्वायर्ड। आप जान ही रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर है उसमें डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। जहाँ काम है 2 लोगों का, वहाँ लगे रहते हैं 10 लोग। इसमें क्या होता है, मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी होती है लगभग 0 के बराबर होती है। अगला है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग स्पेसिफिक मंथ्स ऑफ द ईयर। जैसे फार्मर वेटिंग्स फॉर हार्वेस्ट, जैसे किसान एक फसल को काटने के बाद अगले फसल को लगाने के बीच में वेट करता है, तो वो क्या कहलाता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अगला है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, when people are educated but cannot find work suited to their qualification।
मतलब लोगों को उनके एजुकेशन के अनुसार उनको जब यदि जॉब नहीं मिल पाता है तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम फिर देखेंगे। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो इकोनॉमिक्स के रिवीजन का आपके लिए मैं लाता रहूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।